नमस्कार दोस्तों, देखिए देश में समय समय पर एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा अक्सर तेज होती रहती है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इसके पक्ष में जो लोग तर्क देते हैं वो क्या क्या तर्क देते हैं और कुछ लोग इसका विरोध करते हुए नजर आते हैं, तो विरोध करने वाले लोग क्या कहते हैं। लास्ट में हम लोग समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार को कौन सी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। तो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में इस वीडियो में हम लोग समग्रता से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसका अर्थ की अगर हम बात करें तो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये हम लोगों के लिए, जो हम सामान्य जनता हैं, हम लोगों के लिए समझिए कि 3 प्रकार के चुनाव हैं भारत में जो डायरेक्ट हम लोग जिसमें मतदान करते हैं, यानी कि सामान्य जनता जिसमें मतदान करती है। सबसे पहला है लोकसभा का चुनाव, जैसे भारत में 2024 में हुआ था, 2019 में हुआ था, 2014 में हुआ था लोकसभा का चुनाव, जिसमें हम लोग सांसद चुनते हैं जो लोकसभा में बैठते हैं, दिल्ली में जाकर बैठते हैं। तो पहला चुनाव तो वो है। दूसरा चुनाव, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ तो हमारे यहाँ 2022 में हुआ था, 2017 में चुनाव हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री बनते हैं। जैसे हमारे यहाँ योगी बाबा जो मुख्यमंत्री बने थे, उसमें हम लोग विधायकों को चुनते हैं, वो 2022 में हुआ था। और तीसरा चुनाव जो होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं, डायरेक्ट मतदान करते हैं, वो है नगर पंचायत या नगर पालिका का, वो जो नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत का, जिसमें प्रधान बनते हैं। और अगर आप कस्बे से, शहर से हैं तो नगर पालिका का चुनाव होता है उसमें। तो 3 तरह के चुनाव हैं जिसमें हम लोग डायरेक्ट वोट देते हैं। ये तीनों अलग अलग टाइम पर होते हैं। जैसे लोकसभा का मतदान मैंने 2024 में किया, विधानसभा का मतदान मैंने 2022 में किया। और मैं जहां पर रहता हूं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में, मेरा जो गांव है वहां पर जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था वो 2021 में हुआ था। तो मैंने 2024, 2022, 2021 3 बार मैंने वोट डाला 5 साल के अंदर, यानी 2020 से 2025 के भीतर 3 बार मुझे वोट डालने जाना पड़ा। सरकार कह रहा है कि ये व्यवस्था हटा देना चाहिए। 5 साल में भारत का कोई भी नागरिक 5 साल में केवल 1 बार घर से निकले और जब वो मतदाता केंद्र पर पहुंचे तो उसके सामने 3 डिब्बे हों, जिसमें से एक डिब्बे में वो लोकसभा का चुनाव करके आए, मतदान करके आए, एक विधानसभा का मतदान करके आए और एक वो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत जो भी है वो मतदान करके आए, यानी तीनों एक साथ करके आए। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा इसका अर्थ ये होता है, देखिए जो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत का चुनाव होता है उसमें जो मतदाता का लिस्ट बनता है वो बनाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी SEC, वो बनाता है। और जो विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव होता है उसकी जो मतदाता सूची बनती है वो इलेक्शन कमीशन बनाता है, केंद्र का है। तो स्टेट वाला बनाता है नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए, और वो विधानसभा और लोकसभा का कौन बनाता है, तो वो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव आयोग है वो बनाता है। होना क्या चाहिए, जो सरकार कह रहा है ये सारा का सारा, देखिए वही मतदाता सूची ग्राम पंचायत नगर पंचायत में भी काम करता है, वही मतदाता सूची जब विधानसभा लोकसभा में काम करता है तो एक बार, और वही मतदाता सूची है तो एक बार ही बनाया जाए ना। इलेक्शन कमीशन जो केंद्र वाला है उसी को दे दिया जाए, उसी की मतदाता सूची नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के लिए भी हो जाए और वही मतदाता सूची विधानसभा और लोकसभा के लिए भी काम करे, तो ये हो जाए। तो 2 चीजें होना चाहिए। देखिए हो सकता है, जैसे मान लीजिए 5 साल में केवल 1 बार इलेक्शन होगा। अब 1 बार इलेक्शन हुआ, अब हो सकता है वो इलेक्शन 1 महीने तक चले, 2 महीने तक हो सकता है चल जाए, कई चरणों में इलेक्शन हो, पर किसी स्पेसिफिक एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए चुनाव 1 ही दिन होगा। यानी 5 साल में हर व्यक्ति केवल 1 बार मतदाता केंद्र पर जाएगा और वो 3 के तीनों वोट डाल कर आएगा। सांसद भी चुनकर आएगा, विधायक भी चुनकर आएगा और जो प्रधान है वो भी चुनकर आएंगे, यानी ग्राम पंचायत या नगर पालिका वाला भी। तो 3 का तीनों मतदान 1 ही दिन करे। तो ये होता है इसका अर्थ। अब देखिए जो लोग इसके पक्ष में तर्क देते हैं वो लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग समझते हैं। तो देखिए इसके पक्ष में दिया जाने वाला सबसे पहला जो तर्क है वो ये है कि इसको इसलिए लागू करना चाहिए क्योंकि सरकार हमेशा इलेक्शन मूड में रहता है। देखिए इलेक्शन कमीशन ने एक आर्टिकल जारी किया जिसमें उसने ये लिखा कि सरकार
पिछले 30 सालों से हर साल इलेक्शन हुए हैं। कभी दिल्ली में इलेक्शन है इस साल, तो इसके अगले साल छत्तीसगढ़ में इलेक्शन है, उसके अगले साल कहीं और इलेक्शन है, उसके अगले साल कहीं और इलेक्शन है। इस तरह से पिछले 30 सालों से ऐसा कोई साल नहीं हुआ जब कहीं पर पूरे देश में चुनाव ना हो। और सरकार क्या करता है, जब कहीं पर भी चुनाव रहता है तो वो विनम्र हो जाता है, बड़ी योजनाएं लागू नहीं करता। जैसे मान लीजिए सरकार कोई नियम लागू करना चाहता है, पर अगले ही साल कहीं पर चुनाव है, किसी राज्य में चुनाव है, और वो पार्टी जो केंद्र में है वो चाहता है कि राज्य में भी वही पार्टी की सरकार बने, तो इसलिए वो दृढ़ता से कोई बड़ा कानून लागू नहीं कर पाता। नहीं तो उसे अगले ही साल के जो इलेक्शन होगा किसी भी राज्य में हो सकता है। अब किसी भी राज्य में इलेक्शन है, उसमें उसे नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए बड़ी योजनाएं लागू नहीं कर पाते। तो इस वजह से ऐसा करते हैं। और सरकार क्या करता है, प्रचार में इसी सब में लगा रहता है, रैलियां करने में लगा रहता है, तो इन्हीं सब में बिजी रहता है, व्यस्त रहता है, तो सरकार कुछ काम कर नहीं पाता। तो इस वजह से वन नेशन वन इलेक्शन हो जाना चाहिए कि 5 साल में एक साल केवल चुनाव हो, और उसी में सारा का सारा जितना भी मूड खपाना है, जितना भी दिमाग लगाना है, वो सारा का सारा सरकार लगा ले, और फिर 4 साल आराम से उसे कहीं पर पूरे देश में कहीं इलेक्शन नहीं होना, आराम से काम करे 4 साल, और बड़ी सी बड़ी योजनाएं लाने में उसे दिक्कत भी ना हो। दूसरा तर्क जो दिया जाता है वो फाइनेंशियल है, पैसे की बर्बादी। देखिए, जब सरकार कई चुनाव करवाता है, बहुत सारे चुनाव करवाते हैं, जैसे इस साल भी चुनाव हुआ, फिर अगले साल भी चुनाव है। देखिए इस साल मान लीजिए 2024 में क्या है, केंद्र में चुनाव हुआ, 2025 में फिर से कहीं का चुनाव आ जाएगा, जिसे 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा। तो इस तरह से हर साल मतलब चुनाव आएगा, और फिर सरकार को उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। और वैसे जब एक साथ रहेगा, तीनों चुनाव, हर चुनाव एक ही साथ होगा, तो क्या होगा कि सारा का सारा खर्चा एक साथ हो जाएगा। और प्रचार जो जिसे बीजेपी है, अब बीजेपी जिस चीज़ के लिए प्रचार कर रही है, कांग्रेस है, कांग्रेस जिस चीज़ के लिए प्रचार कर रही है वो उसी चीज़ के लिए प्रचार, किसी क्षेत्र में गया प्रचार करने के लिए, तो वहाँ के स्टेट में जो उसने अपना कैंडिडेट खड़ा कर रखा है विधानसभा के लिए, उसके लिए भी बातें कहकर आ जाएगा। और जो वो केंद्र के लिए लड़ रहा है, सांसद जिसको खड़ा किया है उसने, उसके लिए भी वो कहकर आ जाएगा उसी में, तो उसी खर्चे में हो जाएगा, उसी रैली में हो जाएगा बात। तो फाइनेंशियल, और अंदाजा लगाया गया है इलेक्शन कमीशन द्वारा कि लगभग 19,000 करोड़ का खर्चा 4,500 करोड़ में निपट जाएगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन का कानून लग जाए तो। ये इलेक्शन कमीशन ने कह रखा है। तो इतना सारा पैसे का मतलब बचत हो सकता है। ये पैसा बहुत बड़ा नहीं है अगर सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी पैसा तो है, बचत तो होगा ही। दूसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत बताया गया वो है सोशल फैब्रिक के बारे में। सोशल फैब्रिक के बारे में आप लोग समझिए। ये देखिए, हर पार्टी के साथ किसी विशेष धर्म, किसी विशेष जाति का नाम जुड़ा हुआ है। जैसे बीजेपी को ले लीजिए, तो सब लोग जानते हैं कि इनका वोट बैंक हिंदू है, और हिंदुओं में उच्च वर्ग, यानी कि जैसे पंडित हो गए, ठाकुर साहब लोग हो गए, ये लोग हो गए जो उच्च जातियाँ हैं, श्रीवास्तव हो गए, इस तरह के उच्च जातियाँ इनका वोट बैंक है। तो ये इस तरह के भाव फैलाएंगे कि भारत में हिंदू मुस्लिम को लेकर हो बहुत सारा नफरत फैले। तो इस तरह के ताने बाने में ये लोग ऐसा करते हैं, जो नेता लोग होते हैं इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे इसमें टकराव ज़्यादा बढ़े। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी है तो कांग्रेस मुस्लिमों को टारगेट करती है, जो पिछड़े लोग हैं उन्हें टारगेट करती है, तो इस तरह से टारगेट कर लेती है। और इसके बाद में जैसे जो सामान्य पार्टियां हैं जो कुछ राज्यों में केवल हैं, जैसे मान लीजिए सपा है, तो सपा यादवों को, जो यादव जाति के लोग हैं उन्हें टारगेट में लेगी, मुस्लिमों को टारगेट में लेगी, ये उनका वोट बैंक है। तो इस तरह से हर पार्टी के नाम के साथ कुछ जातियों, कुछ धर्म का नाम जुड़ा है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। होता क्या है, जब हर साल चुनाव होगा, जैसे इस साल चुनाव हुआ, तो देश में बहुत सारा तनाव उत्पन्न हो गया। किसने उत्पन्न किया? पार्टियों ने उत्पन्न किया, ताकि उनका वोट बैंक सेफ हो जाए। तो वोट बैंक बनाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, जाति में, धर्म में टकराव उत्पन्न किया। अब क्या हो, अगर 5 साल में केवल एक बार चुनाव होगा, तो ये तनाव केवल 5 साल में एक बार ही उत्पन्न करेंगे। ये न्यूज़ रिपोर्टर जितने भी हैं, जितने भी मतलब जो पार्टियों के लोग हैं, वो केवल एक बार उत्पन्न करेंगे, बाकी 4 साल तो शांति से रहेंगे। यानी जो सामाजिक विद्रोह है, जो समाज में लोग एक दूसरे के प्रति जो नफरत का भाव है, वो केवल एक बार बनेगा।
5 साल में केवल एक बार बनेगा, कुछ दिन में भूल जाएंगे, 4 साल प्यार से रहेंगे, तो ये क्या होगा, दंगे फसाद का डर ये सब कम रहेगा। अब हर साल चुनाव है, हर साल चुनाव है, तो हर साल चुनाव है, तो हर साल ये कहीं ना कहीं विद्रोह करते रहेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, किसी भी राज्य में चुनाव है, बीजेपी क्या करेगा, वोट बैंक बनाने के लिए वो क्या करेगा, हिंदू मुस्लिम का टकराव करवाएगा। वो टकराव अगर हुआ तो क्या होगा, उसको फोटो खींचकर वो फेसबुक पर वायरल होगा, फिर पूरे देश के मुस्लिमों में नफरत का भाव आएगा, पूरे देश के हिंदुओं में नफरत का भाव आएगा। तो इस तरह से जातिवाद, धर्मवाद या लिंगात्मक रूप से या बहुत सारे प्रकार से लोगों में नफरत का भाव बनता जाता है। तो 5 साल में एक ही बार हो जाए तो इससे क्या होगा, सोशल फैब्रिकेशन जो ये चीज़ है ये ठीक हो जाएगा, लगभग बहुत सारे हद तक ठीक रहेगा। इसके बाद में करप्शन, जो फंड लेते हैं ये लोग। देखिए, पार्टी जब हर साल चुनाव रहेगा तो हर साल इसे बड़ा खर्चा करना है। बड़ा खर्चा करने के लिए ये क्या करेगा, बहुत सारी कंपनियों से फंड लेगा, और जो कंपनी इन्हें फंड देगी सरकार को कुछ भी करके, चाहे जैसे उनके पक्ष में कानून बनाने पड़ेंगे। और जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के पक्ष में कानून बनाएगा, भाई उसने फंड दिया, कैसे नहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे उसके पक्ष में कानून तो वो अगले इलेक्शन में फंड नहीं देगा, और आपको चुनाव जीतने के लिए बहुत सारा खर्चा की जरूरत है। हर राज्य में हर जगह चुनाव जीतने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो आप उनके पक्ष में कानून बनाइए। उनके पक्ष में कानून बनाएंगे तो वो ऐसा कुछ नियम लगाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खींचना चाहेंगे, और क्या होगा, भारत का जो गरीब वर्ग है वो और ज़्यादा गरीब होता जाएगा, और जो उच्च वर्ग है वो और ज़्यादा ऊंचा उठता चला जाएगा। जो उद्योगपति हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, इस तरह के जो लोग हैं ये और ज़्यादा आगे होते चले जाएंगे, क्योंकि सरकार इनके पक्ष में कानून बनाती जा रही है। और जो गरीब हैं वो और ज़्यादा गरीब होते चले जाएंगे। तो इसलिए भी अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून आता है तो इससे क्या होगा कि सरकार 5 साल में केवल एक बार चुनाव होगा, तो कम पैसे में काम चल जाएगा, पैसे की बचत होगी। तो इस वजह से इन्हें कंपनियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, इन उद्योगपतियों पर। तो इस वजह से भी ये करप्शन भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और करप्शन कैसे नहीं करेंगे भाई, जो सरकार को पुल बनाने के लिए पैसा है, जो शिक्षा पर खर्च करने के लिए पैसा है, ये लोग अपने प्रचार में पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि चुनाव है भाई, और चुनाव जीतना है, और हर साल चुनाव है तो हर साल पैसा लगना है, तो ये करप्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो चुनाव हार जाएंगे। तो इस वजह से करप्शन भी कम हो जाएगा अगर 5 साल में केवल एक बार चुनाव हो। तो ये सारे के सारे इसके पक्ष में तर्क हो गए। अब सुनिए इसके विपक्ष में जो तर्क देते हैं वो लोग क्या कहते हैं। पक्ष में जो पहला तर्क दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि भाई अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लागू हुआ तो जो राज्य है उसकी शक्ति कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, तो सबसे पहला चीज, इलेक्शन कमीशन ही नगर पंचायत का, नगर पालिका का भी बनाएगा मतदाता सूची, और केंद्र का भी बनाएगा, राज्य का भी बनाएगा, हर पूरा का पूरा वही बनाएगा। तो इससे थोड़ी सी शक्ति उसके हाथ से निकल गई, राज्यों के हाथ से। दूसरी, जो राजकीय पार्टियां कुछ राज्यों में हैं उन पर जो बड़ी पार्टियां हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ये सब हो गए, तो ये सब हावी हो जाएंगे। देखिए, जब कोई विशेष व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभाव से जब उतरता है किसी मैदान में किसी पार्टी से संबंधित, जैसे इंदिरा गांधी जी उतरी थी, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, जैसे मोदी जी हुए, तो इनके नाम के लहर के साथ सब लोग बह जाते हैं, और छोटी पार्टियों को वोट मिलेगा ही नहीं, बड़ी पार्टियों को ध्यान में रखकर, बड़े नेता को ध्यान में, बड़े चेहरे को ध्यान में रखकर सब के सब एक ही व्यक्ति को, एक ही पार्टी को वोट देकर आ जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई छोटी पार्टियां, जो राजकीय पार्टियां हैं, इन पर बड़ी पार्टियां हावी हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास फाइनेंस भी ज़्यादा है, पैसा भी ज़्यादा है, इसके बाद क्षमताएं भी ज़्यादा हैं, उनकी पहुंच भी ज़्यादा है, तो इस वजह से वो लोग हावी हो जाएंगे। पर ये वाला तर्क थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि देखिए जो दिल्ली है, दिल्ली के चुनाव में बीजेपी, जो केंद्र वाला चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को बहुमत मिला था, बहुत ज़्यादा वोट मिला। पर जैसे ही राज्य लेवल पर हुआ, केजरीवाल जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो पूरी मेजोरिटी से आ गई। तो देखिए वो जनता धीरे धीरे समझदार हो रही है कि भाई केंद्र के लिए किसको देना है और राज्य के विकास के लिए किसको देना है, इसके लिए समझदार हो रही है जनता। तो ये तर्क थोड़ा सा कमज़ोर मुझे नज़र आता है कि जनता का सरकार पर पकड़ कम हो जाएगा। देखिए, हर साल चुनाव होगा तो हर साल सरकार को जनता के बीच में जाना है, इस वजह से जनता से घुला मिला बहुत ज़्यादा कानून बनाएगा, ऐसा तर्क दिया जाता है। और अगर 5 साल में केवल एक बार चुनाव होगा तो भाई 5 साल में एक बार जनता के बीच में आए, बहला फुसला कर वोट ले लिए, और इसके बाद 5 साल मनमानी कर रहे हैं, चाहे जो कानून बनाए, चाहे जैसा कर रहे हैं। तो
ये तर्क भी मुझे थोड़ा सा कमजोरी इसलिए लगता है क्योंकि देखिए, अगर किसी भी देश में बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ परिवर्तन करना है ना, तो उसका विरोध होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई बड़ा फैसला किसी देश में करें और पूरे देश के लोग सहमत हों, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसका विरोध होना ही होना है। तो भाई जनता को अगर मतलब किसी देश को आगे बढ़ाना है तो उससे संबंधित जो नियम बनाने पड़ेंगे। देखिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, जो बुद्धिजीवी वर्ग है देश में, वो बुद्धिजीवी वर्ग आज सोशल मीडिया है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो वो आकर इस पर अपने राय अच्छे से रखे, या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो आकर सामने से होकर बताएं कि इसके कौन कौन से प्लस पॉइंट है, कौन कौन से माइनस पॉइंट है। तो ऐसा कुछ हो जाए, या हमारे देश का जो मीडिया है वो अगर पूरी तरह से सत्यनिष्ठ हो जाए अगर, तो फिर काम फिट हो जाएगा ये सारा का सारा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कुछ करना चाहिए, इससे लेकर कोई फैसले करने चाहिए, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो इसके विपक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं बहुत मजबूत तर्क नहीं है, और जनता के बीच में सरकार को तो वैसे भी आना ही पड़ेगा। अब इसके उपाय क्या करने चाहिए, तो देखिए, हमारा जो सबसे पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था, और 1952 में जब चुनाव हुआ था तो सभी राज्यों का भी चुनाव हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री बने थे, विधानसभा वाला चुनाव भी हुआ था और लोकसभा वाला भी चुनाव हुआ था। तो सब 1952 में साथ में हुआ था, तो फिर ये डिस्टर्ब कैसे हो गया। तो अगर मैं आपसे विधानसभा वाली बात करूं, जो हर राज्य में चुनाव होते हैं, ये कैसे डिस्टर्ब हो गए, तो इसके डिस्टर्ब होने का कारण है कि कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, देखिए सरकार गिराने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, मुख्यमंत्री खुद ही या राष्ट्रपति खुद ही, सॉरी जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री खुद ही राष्ट्रपति से कहकर लोकसभा भंग करवा दे, या मुख्यमंत्री खुद ही राज्यपाल से कहकर विधानसभा भंग करवा दे। पहला तरीका है। दूसरा तरीका है जो केंद्र का है, वो है अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि बहुमत नहीं है, ये पास हो जाए, और ये पास हो गया तो सरकार गिर जाएगा, जिसे 1998 में अटल बिहारी की सरकार गिरी थी। और राज्यों का है, राज्यों में तो जो राष्ट्रपति शासन है उसे लगा दिया जाए धारा 356 का इस्तेमाल करके। तो बहुत सारे सरकारों ने धारा 356 का गलत इस्तेमाल लगभग 100 बार किया है, ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, तो इस वजह से सरकार गिरा सकते हैं। तो देखिए 1952 से लेकर और बहुत दिनों तक, यानी 1996 तक, जब तक कानून नहीं आ गया इस पर, तब तक भर जो एक केस हुआ था, मैं एसआर बोम्मई का मामला था, सुप्रीम कोर्ट का केस था, तो उसमें यह फैसला आया था कि किसी राज्य की सरकार अब केंद्र सरकार दुरुपयोग करके धारा 356 का नहीं गिरा सकती। तब से 1996 से लगभग बंद हो गया है, तो अब किसी राज्य की सरकार केंद्र सरकार नहीं गिरा सकता, ठीक है। और उसके बहुत कठिन प्रावधान कर दिए गए कि किसी राज्य की सरकार को ऐसे ही केंद्र सरकार नहीं गिरा सकता। पर 1996 से पहले सैकड़ों बार दुरुपयोग किया गया है केंद्र के सरकार द्वारा राज्यों को सरकार को गिराने में। केंद्र में बीजेपी बनी तो उसने क्या किया, जो कांग्रेस के जिस जिस राज्य में सरकार थे उन सारे सरकार को गिरा दिया, चुनाव करवाया और खुद जीत गया। जब कांग्रेस का सरकार आया तो उसने धारा 356 का प्रयोग करके सब राज्यों का गिरा दिया सरकार, जिसमें बीजेपी सरकार था सबको गिरा दिया, फिर से चुनाव करवा लिया। तो इस तरह से दुरुपयोग होता रहा धारा 356 का। इस वजह से विधानसभा वाला ये डिस्टर्ब हो गया सब राज्यों का। किसी राज्य का 2027 में, किसी राज्य का 2028 में, किसी राज्य का 2029 में चुनाव है, तो इस तरह से डिस्टर्ब हुआ। और जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का कैसे डिस्टर्ब हुआ, तो देखिए 1952 में चुनाव हुआ था जो लोकसभा वाला है, जो प्रधानमंत्री जिसमें बनते हैं, 1952 में हुआ, 5 साल बाद 57 में हुआ, 57 के बाद 5 साल बाद कब हुआ, तो 57 और 5 62 में हुआ, 62 के बाद 67 में हुआ। 67 में आते आते 2 प्रधानमंत्री भारत के मर चुके थे, एक जवाहरलाल नेहरू और एक लाल बहादुर शास्त्री जी। 67 में जो चुनाव हुआ उसमें इंदिरा गांधी जी बनी, पर मोरारजी देसाई, ये बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने सरकार चलने नहीं दे रहे थे। फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने खुद ही राष्ट्रपति से कहकर सरकार गिरा दिया, और 1972 में होने वाला चुनाव 1971 में करवा लिए। फिर इसके बाद चलता रहा सरकार, 1976 में अगला चुनाव होना था भाई, 71 के बाद 5 साल बाद 76 में होना था, पर उस समय इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी लगने के कारण 2 साल इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल ही बढ़ा लिया इंदिरा गांधी जी ने। 1978 में चुनाव हुआ, बीजेपी सत्ता में आई,
पर अविश्वास प्रस्ताव यानी बहुमत ना होने के कारण 1980 में ही सरकार गिर गई, 78 में हुई, 80 में सरकार गिर गई। फिर इंदिरा गांधी जी आ गई, 84 में इनकी हत्या हो गई, राजीव गांधी की सरकार बनी। राजीव गांधी ने फिर से पूर्ण बहुमत से आए थे। फिर 96, 97, 98 तक 2 सरकार केवल बदला, और इसके बाद 98 में फिर से अटल बिहारी की सरकार बनी। अटल बिहारी जी ने क्या किया, अटल बिहारी जी 13 दिन तक चला पाए थे, और 2000 तक फिर से सरकार इनका गिर गया। तो इस तरह से सरकार गिरता रहा इनका। 13 दिन में 1998 में सरकार गिर गया, और 1998 के बाद लगभग सब लाइन से चल रहा है, 5 साल 5 साल 5 साल बाद। 98 के बाद हुआ 5 साल बाद, 98 के बाद 5 साल बाद 2004 में हुआ, 4 के बाद 5 4 9, 9 5 14, 14 5, हाँ, तो इस तरह से होता रहा। तो 1998 के बाद सुधर गया। तो ये सारा इस तरह से डिसबैलेंस हो गया। अब सरकार चाहता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का अगर हम कार्यकाल या नियम अप्लाई करें तो इसके लिए कौन कौन से संशोधन करने चाहिए। तो सबसे पहला संशोधन जो होना चाहिए वो करना चाहिए कि जो मतदाता सूची है वो केवल इलेक्शन कमीशन बनाए, राज्यों के लिए भी, जो नगर पंचायत ग्राम पंचायत वाले हैं इन चुनाव के लिए भी, और केंद्र वाला भी एक मतदाता सूची बने। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ होना चाहिए डिसोल्यूशन से संबंधित, जिसे आर्टिकल 85 और 174 में लिखा है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपने मन से सरकार भंग कर सकता है। ये वाला हट जाना चाहिए। इसमें संशोधन करके कर देना चाहिए कि अगर कोई प्रधानमंत्री अपना सरकार गिराना चाहता है, विधानसभा भंग करना चाहता है, तो 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, यानी 2/3 की बहुमत से पास करवाए पहले उसे, फिर राष्ट्रपति के पास भेज सके। तो ये वाला संशोधन हो जाएगा तो जल्दी नहीं गिरा पाएंगे। क्यों? 2/3 बहुमत मिलेगा ही नहीं जल्दी। तो इस तरह से तीसरा जो संशोधन करना चाहिए, अच्छा इसी तरह से मुख्यमंत्री वाले में 174 आर्टिकल 174 में भी कर देना चाहिए कि भाई मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री अपने मर्जी से राज्यपाल से कहकर सरकार गिरा दे। अभी तक ऐसे है। हो क्या जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास करे पहले बिल को, फिर इसके बाद राज्यपाल उस पर सिग्नेचर करे, फिर वो डिसॉल्व हो। तो ये हो जाना चाहिए। तीसरा जो नियम लगना चाहिए वो ये लग जाना चाहिए कि अगर कोई सरकार गिरे तो जैसे ग्राम पंचायत के लिए व्यवस्था है उसी तरह से विधानसभा और लोकसभा के लिए भी हो जाना चाहिए। जैसे 5 साल सरकार चला, 3 साल सरकार चलने के बाद अगर सरकार गिर रहा है तो जो फिर से चुनाव होगा वो मात्र 2 साल के लिए ही हो, यानी केवल 2 साल के लिए। जो भी प्रधानमंत्री जीतेगा वो 2 साल के लिए बनेगा। फिर जैसे 5 साल पूरा होगा वो चुनाव होगा। जैसे मान लीजिए 5 साल के लिए चुनाव हुआ, जैसे मान लीजिए 24 में चुनाव हुआ, 29 में मान लीजिए चुनाव हुआ। अब 29 में जो चुनाव हुआ उसमें पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिला और कांग्रेस की सरकार मान लीजिए बन गई। 2029 में मान लीजिए कांग्रेस की सरकार बनी और 1 साल तक सरकार चला और इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और सरकार गिर गया। तो जो अगला चुनाव होगा उस अगले चुनाव में जो भी जीतेगा वो मात्र 4 साल के लिए ही जीतेगा। तो ये नियम लगा देना चाहिए। अभी क्या है, सरकार गिरा, चुनाव हुआ, जो सरकार बनाएगा वो अगले 5 साल तक रहेगा। तो ये वाला हटा देना चाहिए। जितना टाइम बचा है उतने टाइम के लिए चुनाव होना चाहिए। तो ये एक व्यवस्था लगा देनी चाहिए। इसके बाद में सबसे लास्ट में ये नियम लगाने चाहिए, जो दल बदल कानून है इसको और टाइट कर देना चाहिए, यानी कि कोई अपना दल ना बदल पाए। तो ये इतने सारे कानून अगर लगा दें तो ये एक राष्ट्र एक चुनाव अप्लाई हो जाएगा भारत में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।